मैं डॉक्टर के शर्मा। भविष्य में जो हम लोगों से गलतियां हुई हैं देश में, हम लोग उनको किस प्रकार रोक सकते हैं? अभी भाई साहब का मिलता जुलता प्रश्न उनका भी यही है कि हम लोगों को कम से कम इस तरह का भी मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि उन गलतियों को हम साधारण लोग किस प्रकार रोक सकते हैं। दोहराने से जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमको ध्यान में आता है गलती के साथ उसका समाधान भी दिखाई देता है। मेरा इस विषय का जो सार है था, मैं वर्तमान में प्रश्न पूछने वाले की बजाय समाधान करने वाला कैसे बन सकता हूं। 1925 में संघ संस्थापक ने इस सारे परिस्थितियों से वो निकले। अगर हम संघ संस्थापक को पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा 1915 में मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद, तब तक वो क्रांतिकारियों के साथ थे, अनुशीलन समिति का नाम हमने सुना होगा, उसके साथ उन्होंने एग्रेसिव होकर काम किया। लेकिन वहां से आने के बाद उनको ध्यान में आया कि क्रांतिकारी केवल और केवल जीवन देने के लिए अग्रेसर है, एग्रेसिव है, तो जीवन देकर में इसका समाधान क्या हो सकता है। सावरकर भी उसी लाइन पर चले और डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस में, मैंने कहा कि 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता के विषय को रखा उन्होंने, उस समय नहीं मानी गई बात, तो इसलिए इसका समाधान सत्ता कब करेगी ये सत्ता का विषय है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए सामाजिक जन जागरण, इसके लिए राष्ट्रीय संशोधन सन 1925 में, हम सब जानते हैं उस समय कितने प्रकार का विरोध सत्ता के द्वारा भी और समाज के द्वारा भी किया गया। लेकिन आज सारा समाज, सारी सत्ता, अभी मैं चर्चा कर रहा था, कुमार विश्वास का 2-3 दिन से एक वीडियो चल रहा है कि 100 वर्ष पहले संघ ने जो तय किया वो आज हो रहा है, और आज जो संघ तय करेगा वो 100 वर्ष बाद होगा। ये कुमार विश्वास कौन है? संघ का स्वयंसेवक है क्या? नहीं है। तो जो दिख रहा है उसको वो बोल रहा है। इसलिए तुष्टीकरण हमेशा से होता आया है। सत्ता का एक दोष है, लेकिन सत्ता के साथ में जब अपने इतिहास का स्मरण करता हूं तो सत्ता के साथ एक धर्मदंड भी मैंने देखा है। वो धर्मदंड क्या है? वो समाज की शक्ति है। और इसलिए तुष्टीकरण की ना आप गारंटी ले सकते, ना मैं गारंटी ले सकता, लेकिन मैं जहां रहता हूं वहां के समाज के मन के अंदर उसके दायित्व बोध को मैं कैसे जगा सकता हूं। अर्थात मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि एक्टिव तो नहीं होगी। छोटे छोटे विषय हैं, राष्ट्र निर्माण के काम के लिए केवल एक वो विषय नहीं है, मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है, ईसाई तुष्टीकरण नहीं है, ये तो बहुत छोटे छोटे विषय हैं। मैंने कहा ना कि इतिहास के बहुत सारे उदाहरण, विषय लंबा होता है इसलिए मैंने उसको शॉर्ट किया। तो आज जितने भी प्रकार के विषय बोले, एक विषय बोला है कि जैसे घर घर तिरंगे की बात चल रही है तो घर घर भगवा क्यों नहीं हो सकता। तिरंगा ये राष्ट्रीय ध्वज, और भगवे को प्रतिदिन हम संघ की शाखा में, भगवे को प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान के समय जितने भी धार्मिक केंद्र हैं उन सबकी शिखाओं पर तो भगवा ही ले रखा है। भगवा तो मेरी पहचान है, उस पहचान को घर पर हम लगाते हैं, नवरात्रों में रामनवमी पर उसको लगाते ही हैं। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज है, स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव है। ये एक अभियान, इस समय पक्ष विपक्ष सब इस अभियान पे लगे हैं। ये कोई अलग से हमको समाज के बीच में नई धारा प्रारंभ नहीं करनी, समाज के दायित्व बोध को कराना ये मेरी जिम्मेदारी है। इस दिशा के साथ हम एक बार आगे बढ़े। अखंड शक्तिपीठ भी है मंदिर के, देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है। एक बार हम शक्तिपीठों को और ज्योतिर्लिंग को जाकर देखना चाहिए। इसमें लिखा है ना, उन देशों में मंदिर तो है किंतु शक्तिपीठ नहीं है।
मैंने नहीं बनाए। 52 शक्तिपीठों का वर्णन आता है तो उसका एक इतिहास है, ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आता है तो उसका भी एक इतिहास है। वो संभव नहीं है कि हमने बना दिए, किसी व्यक्ति ने बना दिए। वो एक परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठों की स्थापना की है। हाँ, 4 जो धाम जिनकी रचना हुई है वो जरूर हमारे आदि शंकराचार्य जी ने उनको स्थापित किया, जो हम रामेश्वर, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथ, इन चारों को, एक को सतयुग का प्रतीक बताया, एक को त्रेता का, एक को द्वापर का और एक को कलयुग का। ये चारों की रचना ये आदि शंकराचार्य के द्वारा हुई। बाकी का इतिहास पढ़ेंगे तो उन सबके पीछे आध्यात्मिक और उस ईश्वर कृपा के कारण शक्तिपीठों की ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं। अनेक देशों में भाई साहब ने चर्चा की, मैं भी पढ़ रहा था, ध्यान से पढ़िए। अनेक मंदिर हैं, बड़े भव्य दिव्य मंदिर है, वो शक्तिपीठ नहीं हो सकते, ज्योतिर्लिंग नहीं हो सकते। तो इसलिए अपने इतिहास को जरा ठीक से हम पढ़ें